हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम जो क्लास ले रहे हैं बेटा वो है क्लास 12th की व्यावसायिक अध्ययन चैप्टर फर्स्ट और इसकी ये है क्लास नंबर 3rd, यानी कि फर्स्ट चैप्टर की क्लास नंबर 3rd। थोड़ी सी चर्चा करते हैं व्यावसायिक अध्ययन से। बेटा ये जो विषय आपके पास है, अगर मैं सिंपली आपके और मेरे बीच की बात करूँ, सिंपल बात करूँ, तो बेटा ये विषय है आपके पास थोड़ा सा बोर होने वाला। आप अकाउंट्स बहुत अच्छे से कर लेते होंगे शायद, अगर आपका ट्यूशन होगा। आप इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र भी अच्छे से पढ़ लिया होगा। लेकिन बात करें व्यावसायिक अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडी की, तो बेटा इसमें आपको लगता है कि शायद एग्जाम के समय पर पढ़ेंगे और जब एग्जाम आता है तब तक आपको कुछ भी नहीं आता। तो फिलहाल जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो चैप्टर फर्स्ट की क्लास 3rd है। अगर आपने हमारी फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मैं आपको वो क्लास भी सेंड कर दूंगा। तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है बेटा वो है प्रबंध के सिद्धांत। मैं आपको एक एक पॉइंट बहुत धीरे से समझाऊंगा और ऐसा समझाऊंगा कि बेटा अब आपको एग्जाम में अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप मेरी क्लास को सिर्फ सुन लेते हो ध्यान से, अगर आप क्लास को केवल ध्यान से सुन लेते हो तो बेटा ऐसी परिस्थिति में आपको खुद इतनी क्षमता तो बन जाएगी कि आप एग्जाम में खुद से लिख कर आ सको। तो चर्चा चल रही थी बेटा आपके पास शुरू की 2 क्लास, अगर आप, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर फर्स्ट 2 क्लास नहीं ली है, आप मेरे पास जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर देख रहे हो इस पर मैसेज करके बोल सकते हैं सर हमें फर्स्ट 2 क्लास के लिंक भी सेंड कर दो, बेटा मैं भेज दूंगा। अब फर्स्ट 2 क्लास हमने क्या किया, इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको जरूर बताऊंगा मेरे भाई प्यारे बच्चे। हमने पढ़ा था प्रबंध के सिद्धांत के बारे में कि प्रबंध के जो सिद्धांत थे वो कौन देने वाले थे, हेनरी फ्योल देने वाले थे। अब हमने इनका कुछ जो परिचय था उसके बारे में चर्चा की थी कि जो हेनरी फ्योल हैं वो फ्रांस के रहने वाले थे और ये एक खनन इंजीनियर थे और उसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी किया है और उस पुस्तक का नाम क्या था, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और अब थोड़ा सा आज की क्लास पर बढ़ते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे प्रबंध के सिद्धांत जो हेनरी फ्योल ने दिए हैं। मेरे बच्चे, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के टोटल 14 सिद्धांत दिए हैं, प्रबंध के टोटल 14 सिद्धांत दिए हैं। अब बात आती है कि सर क्या क्या जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में 14 के 14 प्रश्न यानी कि 14 के 14 आपको सिद्धांत लिख कर आने होंगे? नहीं बेटा, ऐसा प्रश्न कभी भी पीछे बेटा भूतकाल में या पास्ट में ऐसा प्रश्न नहीं आया जिसमें आपको 14 के 14 सिद्धांत पूछ लिए गए हों। प्रश्न किस तरह से बनता है बेटा इस चैप्टर में, या तो वो आपसे बोलेगा कि प्रबंध के हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों में से किन्हीं 3 सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, या वो इन 14 में से कोई से 2-3 सिद्धांत आपको खुद दे देगा और लिखेगा इन्हीं सिद्धांतों की व्याख्या करें। मीनिंग ये हुआ आपको 14 सिद्धांत नहीं लिख कर आने हैं बट पढ़ने पूरे 14 के 14 हैं। कोई सा भी सिद्धांत आ जाएगा और कहेगा इस सिद्धांत की व्याख्या करें। कोई सा भी सिद्धांत आएगा और उसकी क्या बोलेगा, वो इस सिद्धांत की व्याख्या करें कि इस सिद्धांत क्या है। तो आज उसी क्रम में मैं आपको बताने वाला हूं प्रबंध का सिद्धांत नंबर 4। 3 सिद्धांत मैं करा चुका, आज हम करेंगे प्रबंध का सिद्धांत नंबर 4 और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रबंध का सिद्धांत नंबर 4 और सिद्धांत नंबर 5 यानी कि आदेश की एकता और निर्देश की एकता, 2 अलग अलग सिद्धांत है। बहुत ध्यान से आपको समझना है और इस बात की मेरी गारंटी, अगर आप समझ लोगे, आप ध्यान से सुन लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये रट जाएगा। आप बिल्कुल ये मानकर चलें कि कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा, आपके घर में आपके भाई आपको पढ़ा रहे हैं। ध्यान से सिर्फ मेरी बातों को सुनना है। तो जो हमारे हेनरी फ्योल हैं उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिस सिद्धांत का नाम क्या है, आदेश की एकता। आदेश की एकता, ये सिद्धांत क्या कहता है बेटा, जो हेनरी फ्योल थे इन्होंने एक सिद्धांत दिया और इन्होंने बताया, अपनी पुस्तक में लिखा कि भैया अगर आपको कर्मचारी से सही प्रकार से काम करवाना है तो उसमें बड़ी आवश्यक चीज ये है कि एक कर्मचारी को एक ही, याद सुनना बेटा, एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से क्या मिलने चाहिए, आदेश मिलने चाहिए। अगर एक कर्मचारी को 2 लोग आदेश देंगे, 3 लोग आदेश देंगे तो वो किसी का भी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा।
सोचो बेटा, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, वहाँ पर आपको एक मैनेजर ने बोला कि भैया आपको ऐसा करना है, आपको आज बिजनौर जाकर ये कागज़ लेकर आने हैं। दूसरे अधिकारी ने बोला कि भैया आज आपको यहीं पर बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, वो करना है। तीसरे ने बोला कि आपको आज बाजार से चाय और पानी का इंतजाम करना, हमारे यहाँ पर कोई और आ रहा है। मीनिंग क्या हुआ, एक ही कर्मचारी है और उसे 3 अधिकारियों ने क्या दे दिया, आदेश दे दिए। तो सोचो अगर एक कर्मचारी को एक से ज़्यादा अधिकारी आदेश देंगे तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और वह अपने कार्य को सही प्रकार से नहीं कर पाएगा और उसका जो मनोबल है वो भी टूट जाएगा कि भैया मैं किसकी बात मानूं, इससे बढ़िया मैं नौकरी छोड़कर ही जा रहा हूं। तो हेनरी फ्योल ने क्या बोला, आदेश की एकता। आदेश की एकता का मतलब है एक कर्मचारी को एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। एक कर्मचारी को, एक व्यक्ति को एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए, जिसे क्या बोला गया, आदेश की एकता, है ना। अभी मैं सोच रहा हूं कि आदेशों में एकता हो, आदेशों में एकता नहीं, एक व्यक्ति को एक ही उच्च अधिकारी से क्या प्राप्त हो, आदेश प्राप्त हो। लिखा है हेनरी फ्योल के अनुसार एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। यदि एक से अधिक अधिकारी से आदेश प्राप्त होता है तब वह भ्रमित हो जाएगा तथा अपने कार्य को सही प्रकार से नहीं कर पाएगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। ये रहा इसका प्रबंध के सिद्धांत का सिद्धांत नंबर 4 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरी हर क्लास लगभग 12 मिनट की बेटा मैं क्लास लूंगा और छोटी छोटी मैं क्लास इसलिए बना रहा हूँ बेटा, लंबी क्लास में आप बोर हो जाते हो। 12-12 मिनट की बेटा मेरी क्लासेस होंगी जिन्हें आप देखोगे, लगभग 8 से 10 क्लास बेटा लेकिन एक चैप्टर की होगी। आगे है निर्देश की एकता, यानी कि नया पॉइंट आपके पास क्या बेटा, निर्देश की एकता। अब अगर इस निर्देश की एकता की हम बात करें तो बता रखा है निर्देश की एकता का मतलब क्या होता है, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बेटा निर्देश की एकता का मीनिंग क्या है, हेनरी फ्योल ने क्या बोला कि अगर आपको अपनी संस्था में काम कराने हैं तो काम को कराया जाए समूह में। एक समूह होगा, उस समूह का एक कौन होगा, अधिकारी होगा, और इस समूह में जितने भी व्यक्ति काम कर रहे होंगे उन सभी व्यक्तियों का एक ही टारगेट होगा, एक ही लक्ष्य होगा। एक समूह और होगा, इस समूह का एक अधिकारी होगा और इस समूह में जितने भी व्यक्ति काम कर रहे होंगे उन सबका एक अपना अलग टारगेट होगा। एक अलग समूह होगा, इस समूह का एक अधिकारी होगा और इसके अंदर एक अपना लक्ष्य बना होगा और सभी लोग उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे होंगे। यानी कि हेनरी फ्योल ने बोला निर्देश की एकता का मतलब यहाँ पर क्या बोला गया कि एक समूह का एक अधिकारी हो और उन सबका एक अपना लक्ष्य हो। ऐसा ना हो इसमें जितने कर्मचारी कभी दूसरा काम कर रहे हैं, कभी ये काम कर रहे हैं, कभी वो काम कर रहे हैं, तो अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। एक समूह तभी काम कर पाएगा जब उसे का एक अधिकारी होगा, उसका एक लक्ष्य होगा, एक उसका टारगेट होगा जिसे वो अचीव करने के लिए सब लोग क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। इसे क्या बोला गया, निर्देश की एकता। देखो यहां पर समझते हैं बेटा ध्यान से क्या लिखा गया। निर्देश की एकता से तात्पर्य है कि एक संस्था में एक समूह के पास एक ही उद्देश्य होना चाहिए, उनकी एक ही क्रियाकलाप यानी कि एक ही उनका काम होना चाहिए, एक उद्देश्य, एक योजना होनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ संस्था में एक समूह के पास एक अधिकारी होगा, एक उद्देश्य होगा, एक क्रियाकलाप होगा ताकि वह अपने उद्देश्यों को सही प्रकार से प्राप्त कर सके। आदेश की एकता का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को एक ही पर्सन आदेश देगा, उसे बोला गया आदेश की एकता। निर्देश की एकता का मतलब है कि एक समूह एक जैसा कार्य करेगा, उसका एक अधिकारी होगा, उसका काम एक होगा, उनका उद्देश्य एक होगा, उनका क्रियाकलाप एक होगा। जैसे कि बिक्री वालों का एक अलग ग्रुप बन गया, उनका काम सिर्फ सामान को बेचने का है, ठीक है। उत्पादन वालों का एक ग्रुप होगा और उनका काम सिर्फ चीज़ों का उत्पादन करने का है। तो एक ग्रुप का, एक संघ का, एक समूह का एक उद्देश्य होगा, एक लक्ष्य होगा, एक क्रियाकलाप होगा, एक उनका उच्च अधिकारी होगा। तो इसे क्या बोला गया, इसे बोला गया निर्देश की एकता। क्या बोला गया बच्चे, निर्देश की एकता। उसके बाद क्या है, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। यानी कि हमारे पास हेनरी फ्योल, मैं बार बार बातें करूंगा हेनरी फ्योल की। हेनरी फ्योल कौन थे, जिन्होंने ये प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए।
हेनरी फ्योल ने प्रबंध के टोटल 14 सिद्धांत दिए। उन 14 में से सिद्धांत नंबर 6 क्या है? उन्होंने क्या बोला हेनरी फ्योल ने कि सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। इसका मीनिंग क्या हुआ? हेनरी फ्योल कहते हैं कि अगर आप किसी संस्था में काम करते हो, आप किसी संगठन में काम करते हो, तो उस संगठन में जब आप काम करोगे तो आपको अपने निजी हितों को छोड़ना होगा, आपको निजी स्वार्थ को छोड़ना होगा। आप काम करोगे अपनी कंपनी के स्वार्थ के लिए। जैसे सपोज करो बेटा कि मान लो कंपनी को कोई सामान खरीदना है, बाजार से कोई कच्चा माल खरीदना है और आपने देखा ये कच्चा माल मेरा खुद का रिश्तेदार भी बेचता है, लेकिन जब आपको कच्चे माल खरीदने का यानी कि आपकी कंपनी ने बोला, मान लो आपके किसी कंपनी में काम करते थे, आपके मालिक ने बोला भैया आपको 40,000 किलो या 4,000 किलो का ये कच्चा माल खरीदना है। आपने देखा मेरा जो भैया है वो भी ये सामान बेचता है और एक उनके पड़ोस में दुकान है वो भी ये सामान बेचता है, लेकिन मेरा भैया का जो सामान है वो 80 रुपये किलो के हिसाब से है और जो पड़ोसी सामान बेच रहा है वो 75 रुपये किलो के हिसाब से है। अब अगर आप अपने निजी स्वार्थ में चलोगे तो निजी का मतलब क्या हुआ कि आपको अपने भैया की दुकान से सामान खरीदना चाहिए जिससे क्या हो जाए, आपके भैया को फायदा हो जाए। लेकिन अगर आपको कंपनी के हिसाब से सोचना है तो 75 रुपये किलो जो पड़ोसी सामान दे रहा है उससे ले लेना चाहिए। तो हेनरी फ्योल ने बोला कि अगर भैया आप किसी कंपनी में काम करते हो तब ऐसी कंडीशन में आप अपने निजी स्वार्थ को त्याग दो और ये देखो आपकी कंपनी का फायदा कहाँ पर है। आप वो काम करो जिसमें कंपनी का फायदा है, वो काम मत करो जिसमें आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है, व्यक्तिगत फायदे हैं। ये है मैनेजमेंट का छठा, आपके पास क्या बेटा, छठा सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने सिद्धांत क्या दिया? हेनरी फ्योल ने बोला सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का क्या कर दो, समर्पण। सामूहिक मीन्स अपने समूह के हित को ध्यान में रखना है, ना कि अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखना है। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में प्रत्येक व्यक्ति या कर्मचारी को अपने हितों को अलग रखना चाहिए। उसका उद्देश्य होना चाहिए संगठन के हित, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों को छोड़कर संगठन के हितों के अनुसार कार्य करना चाहिए। ये मत देखो तुम्हारा फायदा किसमें है, ये देखो आपकी कंपनी का फायदा किसमें है। तो ये रहा आपके पास मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध के सिद्धांत नंबर 6। हमने प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत पढ़े? हमने पढ़ा आदेश की एकता, एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति से आदेश प्राप्त होना चाहिए। निर्देश की एकता, एक समूह के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए, एक क्रियाकलाप होना चाहिए और एक ही उनका उच्च अधिकारी होना चाहिए। उसके अलावा सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्तिगत हित हैं उन्हें भूल जाओ, जिसमें आपकी कंपनी का फायदा वो काम आपको करना चाहिए। तो इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। छोटी छोटी सी क्लास है बेटा, मैंने बोला 12 मिनट की क्लास होगी। फिर अगली के लिए हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास है केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण, ये आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तब तक जय हिंद जय भारत। आप चाहें तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और चाहें तो हमारी इन क्लास के नोट्स को आप हार्ड कॉपी में मंगवा सकते हैं, कोरियर के थ्रू आपको भेज दिए जाएंगे। उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, जो कि आपको नीचे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है बेटा।